नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। खरीदारी का जश्न आप कह सकते मना रहा है। मार्केट 18,771 के लेवल्स पर 44 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी बैंक 160 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स भी इस तेजी का पूरा हिस्सा बनते हुए 129 अंकों की बढ़त के साथ। दरअसल फेडरल रिजर्व की तो बैठक अगले हफ्ते होने वाली है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने जो स्टांस बरकरार रखा है, कोई भी बदलाव ना लेकर, पिछली पॉलिसी में भी एक पॉज आया था, वो एक सरप्राइज था, इस पॉलिसी में भी ठीक वही किया है। दरों में कोई बदलाव नहीं। ऑफ कोर्स इन्होंने अपने जीडीपी और इन्फ्लेशन टारगेट्स को भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड रखा और साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस के बीच और इकोनॉमिक अनिश्चितता के बीच भारतीय इकोनॉमी मजबूत है। भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम दरअसल काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और खास बात उनकी बयान में मुझे ये लगा कि जो ग्रामीण इकोनॉमी पर उनका बयान आया, खास तौर से धीरे धीरे करके पिकअप आना शुरू हो चुका है और ये रिफ्लेक्ट हुआ अप्रैल की 3 व्हीलर और 2 व्हीलर सेल्स में। अब देखते हैं ट्रैक्टर्स में कितना पिकअप आता हुआ दिखाई देगा और होपफुली वो मानसून जैसे जैसे दस्तक देगा वैसे वैसे वहां पर भी इजाफा बनता दिखाई देगा। कुल मिलाकर जो कमेंट्री थी वो मार्केट को पसंद आई और हम तेजी में ही इस समय बैठे हैं। मेटल कंपनियों में अलग तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आज जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं जो खरीदारी का रुख दिखा रहे हैं बैंकों की अगुवाई में, लेकिन आज की ये तेजी साफ दिखाई दे रही है। एचडीएफसी बैंक 1622 के लेवल्स पर पूरे 1% के गेन्स। आईसीआईसीआई, इंडसइंड और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ आज के दिन बाजारों में साफ बनता दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक है जो थोड़ा सा नर्म है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी उसकी बातचीत करेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 के अब तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शेर खान के जतिन गड़िया, यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी और हमारे साथ राजन शाह इस हफ्ते पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जतिन ने 12% तक के रिटर्न्स कमाए, 2.4% के रिटर्न्स अमित के और राजन हल्के से नेगेटिव जोन में -0.3% के रिटर्न। साथ ही फेडरल बैंक के मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी ओवरऑल लिक्विडिटी को लेकर, वो कैसे स्टांस देखेंगे आरबीआई गवर्नर का, उस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन पहले हमारे जानकारों से समझ लेते हैं कि उनकी अप्रोच क्या रहेगी। अमित बताइए, पॉलिसी एक्शन में कोई खास बदलाव नहीं, जो एक्सपेक्टेड था ठीक वही हुआ, जिसका तस स्टांस बनाए रखा है, एब्सोल्युटली नो चेंज। ना ही ये कमेंट्री आई कि रेट कट का सिलसिला कब से शुरू होगा। मेरे ख्याल में आरबीआई गवर्नर कुछ और टाइम लेंगे और देखना चाहेंगे कि अगले हफ्ते फेड क्या कहता है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट पर? देखिए, इंडेक्स की अगर बात करें तो इवेंचुअली कल हमने देखा कि एक सस्टेन्ड अपमूव देखने मिला था और इनफैक्ट जो क्लोजिंग था 18,700 के ऊपर देखने मिला था। और ऑप्शंस की भी अगर बात करें तो यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट ऑफ रेंज हुआ था और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक 18,600 जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। ओवरऑल अंडरटोन जैसे हम स्टार्ट ऑफ द वीक भी डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव है। इट इज जस्ट के थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बट यस इंडेक्स लेवल पे भी अंडरटोन पॉजिटिव है। मोमेंटम कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से थोड़ा मिसिंग है। वो मोमेंटम तभी आएगा जब वो 44,500 क्रॉस करेगा। ओके, तो देखते हैं 14,500 कितनी जल्दी क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है इस समय लार्जली मार्केट। लेकिन अब नजर जतिन आपकी तरफ आ रही है। इंडेक्स में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया, तो इस हफ्ते की शुरुआत में जो कुछ पॉज देखने को मिल रहा था वो तेजी के ट्रेड्स में बदलेगा क्या? जी डेफिनेटली। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि डेफिनेटली हमें एक ऊपर की तरफ में एक ब्रेकआउट देखने मिला है और कहीं ना कहीं हम ऑल टाइम हाई जो 18,889 का जो ऑल टाइम हाई है वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी जो कल थोड़े दबाव में था, लेकिन आज उसने फिर से अपनी अपवर्ड की जो स्विंग है या अपवर्ड का जो रैली है वो शुरू कर दी है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में तेजी यहाँ से दिखनी चाहिए। और अगर जो हैवी वेट्स की बात करें तो अभी तक हमने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक में इतनी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखा है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक अपवर्ड थ्रस्ट हमें देखना चाहिए इन द शॉर्ट। राजन, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग अर्शिता। जिस हिसाब से एक मार्केट सेंटीमेंट है, मैं यहाँ पे तेजी के साथ ही रहना चाहूंगा। 18,770 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रही है। अपने जब से शो शुरू है तब से लॉन्ग साइड का ही अप्रोच रख रहे हैं। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज होके
18,600 के पास आ चुका है। 18,600 के स्टॉप लॉस से ये अभी भी लॉन्ग रहना चाहिए। टारगेट 18,840 और 18,950 की ओर मार्केट आगे बढ़ रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर आज फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे करंट रेट से नया ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग साइड में, जहाँ पे 44,420 के आसपास लॉन्ग कीजिए। 44,100 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 44,800 का लेके चल सकते। ओके तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए ज़्यादा दूरी नहीं है निफ्टी और निफ्टी बैंक के ट्रेड्स की, जो लाइफ टाइम हाइज भी हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। होपफुली आजकल में वो लेवल्स भी अचीव होते हुए दिखाई दे, अगर ये ट्रेंड कायम रहे तो। चलिए राजन, आपका पोर्टफोलियो में पेश कर रही हूँ। इंजीनियर्स इंडिया आप होल्ड कर रहे हैं, एसटीडीएम भी होल्ड कर रहे हैं। वेस्ट लाइफ में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। नया ट्रेड आपका क्या होगा? हर्षिता, मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने की चेष्टा करूंगा और वो लॉन्ग रहेगा मेरा कॉनकोर के अंदर 685 के आसपास। ये करंट रेट से मैं लॉन्ग करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 660 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 720 का। 720 का टारगेट कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन की बातचीत हो रही है। बाय साइड का ट्रेड ये कॉनकॉर नियरली 2% ऊपर है और इस तेजी में 720 तक जा सकता है। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो 660 का स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बातें हैं अमित के पोर्टफोलियो पर, और अमित ने भी 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। एक तो पिरामिल फार्मा ये होल्ड कर रहे हैं खेल की शुरुआत से। मदिसन वायरिंग में भी एक बाय साइड का ट्रेड इनका। एनएलसी इंडिया में आज प्रॉफिट बांधा 101 रुपए 20 पैसे पर। अमित, नया ट्रेड आपका? जी सर, फ्रेश कॉल बाय साइड पे रहेगा पीसीबीएल लिमिटेड, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक कंसिस्टेंट अपमूव देखने मिला था। रिसेंटली भी एक कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिख रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हायर लेवल्स की ओर जा रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस 141 पे पीसीबीएल बाय कर सकते हैं। 135 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट जो है वो 160 का 160 का दरअसल आपके लिए पीसीबीएल का टारगेट रहेगा। 135 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसे हम अब पीसीबीएल कहते हैं। चलिए लेटेंट व्यू का ट्रेड कैरी कर रहे हैं जतिन आज, और कल के जो ट्रेड्स दिए थे, कल या परसों के जो ट्रेड्स थे, चाहे वो हाइकिल हो, उसमें एग्जिट कर लिया आज सुबह में 322 के लेवल्स पर, और एनटीपीसी में भी बुक किया है प्रॉफिट 183.65 के लेवल्स पर। तो आपका नया ट्रेड क्या है जतिन? जी, मैं जो नया ट्रेड है वो ऐड करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे, वो होगा कल्याण ज्वेलर्स में। तो कल्याण ज्वेलर्स में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो है मैच्योर हो गया है और ऊपर में हमें लगता है कि 125 के लेवल्स के लिए हमें कल्याण ज्वेलर्स में लॉन्ग करना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस 110 रुपए और 50 पैसे पे रखना होगा। ओके तो ये आपके लिए 125 के टारगेट के लिए कल्याण ज्वेलर्स तेजी का ट्रेड, करीब 2 से 2.5% का इजाफा इस समय साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, और वो करीब करीब आप जो स्टॉक 113 के आसपास है, आपने 105 का स्टॉप लॉस कहा, 10 रुपए 50 पैसे पे 110.50, आई बेग योर पार्डन, 110.50 का स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अच्छा जतिन के पास एक और अपॉर्चुनिटी है नया ट्रेड जोड़ने की, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की। जैसे हम आपको मेंशन कर भी रहे थे कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो रेपो रेट जस की तस 6.5% पर बरकरार है। स्टांस में विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन भी कायम रखा है। अब हमारे साथ जुड़ रहे फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छा, पिछली पॉलिसी में जब कोई चेंज नहीं आया वो सरप्राइज था, इस पॉलिसी में नो चेंज क्या एक्सपेक्टेड था आपके लिए? 2 कारण थे उसके। एक तो ये था कि इन्फ्लेशन की जो दर है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो 5 के नीचे रही है, सीपीआई भी, और डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स वो तो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। तो ये 2 कारण ऐसे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि अभी वो और उसको वॉच करना चाहेंगे कि अभी तक जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लिए हैं उसका कितना ट्रांसमिशन हुआ है, कितना उसका पारिशन हो पाया है। तो अगर आप देखें बैंकों की जो लेंडिंग की दरें थी, वो आपने देखा होगा थोड़ा उसमें उल्टा सॉफ्टनेस आ गई। मतलब एक पीक पर जाकर उन्होंने सारा ट्रांसमिशन करने के बाद वो वहां थोड़ी
रुकी हैं और मुझे लगता है कि शायद पीक ऑलरेडी बन चुका है वहां पर। और इसी तरह जो डिपॉजिट के रेट्स है जो कभी अक्टूबर नवंबर में अपने पीक पे थे वो काफी देर तक उस शीर्ष पर रहे और उसके बाद वहां भी थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई। अगर आप सीडी रेट देखें, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के रेट देखें या आप कमर्शियल पेपर के रेट देखें, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आपके मनी मार्केट के रेट्स हैं ये अगर कुछ इंगित कर रहे हैं तो वो यही कि शायद हम रेट का पीक देख चुके हैं। रेट का पीक देख चुके हैं तो खजूरिया साहब कब तक आपको लग रहा है फिर रेट रिवर्सल साइकिल में हम उतरेंगे, या फिर ये निर्भर करेगा कि बाकी फेडरल रिजर्व्स क्या करते दिखाई दे, क्योंकि कल तक कनाडा ने भी अपना स्टांस अलग ही रखा है, अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है, तो क्या वो ग्लोबल क्यूज लेकर ही अगला कदम उठाया जाएगा, या फिर अगर हमारा इन्फ्लेशन और भी नियंत्रण में आए, हमारे कंफर्ट फैक्टर की तरफ आए, आरबीआई गवर्नर शायद वो पहला कदम उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं विश्व भर में? अगर आप पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर से जब से पेंडेमिक हुआ उसके बाद से अगर देखें तो एशिया के जो सेंट्रल बैंक है वो निश्चित रूप से ये तो देखते हैं कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है या बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्या डिसीजंस रहे हैं, लेकिन उन निर्णयों को बिल्कुल वैसा कॉपी पेस्ट कट और पेस्ट वाला हिसाब जो है वो अब नहीं रहा है। सबकी एक स्वतंत्र नीति है और जिस पर वो चल रहे मौद्रिक नीतियों पे, और उसके परिणाम भी उनके पास आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ यही देखेंगे कि बाकी वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो विशेष रूप से ये देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है, हमने जो लक्ष्य रखा था मुद्रास्फीति का, हम उसके कितने नजदीक हैं। और जैसा कि एक इसमें विधायी प्रक्रिया के द्वारा संसद ने जो एक आरबीआई को मैंडेट दिया है कि आपको मुद्रास्फीति को 4% पर रखना है, यद्यपि उसमें एक बैंड भी है कि आप 2% ऊपर तक और 2% नीचे तक उसको जाने दे सकते हैं, लेकिन आज उनके अगर आपने वक्तव्य में देखा हो तो गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि साहब 5 हमारा लक्ष्य नहीं है, तो मुद्रास्फीति नरम जरूर पड़ी है लेकिन हमारा लक्ष्य 4 है, तो हम 4 तक जाएंगे। और शायद ये एक कारण रहा होगा कि उन्होंने जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, मतलब जो अभी तक जो अकोमोडेशन दी हुई थी उसको निकालने का जो प्रक्रिया है जो शुरू हो गई थी पेंडेमिक के बाद से, उस प्रक्रिया को जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस है वो अभी कंटिन्यू करेगा, वो अभी जारी रहेगा। और शायद वो ये देखना चाहेंगे कि जो सीपीआई है, जो खुदरा मूल्य सूचकांक है, उसकी दर जो है वो 4 के पास पहुंची, क्योंकि 4 उन्होंने अपने लक्ष्य को आज दोबारा दोहराया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई वो जल्दी में है कि अभी रेट काटने वाली स्थिति आए। अभी तो अपने जो उन्होंने जो पॉलिसी डिसीजंस अब तक के लिए हैं उसके प्रभाव को ज्यादा नजदीक से देखेंगे। और उसमें 2 कारण है, 2 रिस्क हैं उसमें। एक तो मॉनसून, एल नीनो का डेवलपमेंट कितना हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है और उसके तदनुरूप हमारी खरीफ का जो उत्पादन है वो कितना प्रभावित होता है, वो एक कारण रहेगा। और दूसरा, सऊदी बार बार जो है अपने उत्पादन को काटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत एक 10% के करीब का कट अभी रिसेंटली अनाउंस किया 1 जुलाई से 1 मिलियन बैरल पर डे का। तो उसकी वजह से जरूर ऑयल मार्केट जो काफी स्टेबल हो रहा था और थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था, तो भारत जैसे जो आयात करने वाले देश उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश था। उसमें जरूर थोड़ा एक रिस्क है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऑयल एकमात्र रिस्क ऐसा नहीं रह गया है जो भारत की अर्थनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अच्छा खजूरिया जी, अब मैं एक प्योर बैंक के कस्टमर के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी। इस समय आपने कहा कि पीक आउट हो चुके हैं, यहाँ से शायद ज्यादा महंगे लोन नहीं मिलेंगे। ये बताइए डिपॉजिट्स की स्थिति क्या रहेगी? क्या स्कोप है डिपॉजिट रेट में अब थोड़ा सा और इजाफा आने का, या फिर वो भी रेट्स पीक आउट हो चुके हैं? लेंडिंग रेट पीक आउट होने का तो आपने इंस्टेंस बताया है। नहीं, मैंने शायद ये भी कहा था उसके साथ में कि जो जमा की दरें हैं, जो डिपॉजिट के रेट्स हैं, वो भी अक्टूबर नवंबर में उन्होंने अपना पीक देखा था और उसके बाद से वो स्थिर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सॉफ्ट हुए, वो स्थिर है।
और डिपॉजिट की रीप्राइसिंग हो रही है कुछ बैंकों के लिए। Q3 में तीसरी जो तिमाही थी पिछले वर्ष की, उसमें सबसे ज्यादा रीप्राइसिंग हुई। मतलब ज्यादातर बैंक के जो टर्म डिपॉजिट है वो उनकी जो ओरिजिनल मेच्योरिटी है वो 1 वर्ष के आसपास रहती है, 12 से 15 महीने। तो इसलिए ज्यादा संभावना रहती है कि हर बार हर 3 महीने में आपका कम से कम 1/4 उसका हिस्सा जो है वो रिप्राइज हो जाए। तो वो प्रक्रिया चौथी तिमाही में भी रही और मुझे लगता है कि वो लगभग पूर्णता की ओर है। इस तिमाही के बाद शायद वो डिपॉजिट की रिप्राइसिंग पूरी हो चुकी होगी और बैंकों के कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो भी अपने पीक पे पहुंच चुके होंगे। तो एक कस्टमर के तौर पर आपने पूछा, मैं आपको बिल्कुल एक बैंकर के तौर पर यही कहूंगा कि शायद ये सबसे अच्छा मौका है बैंकों में थोड़े सावधि मतलब थोड़े टर्म डिपॉजिट्स रखने का, जहां आपको इस पीक पर लंबे समय तक जो है ब्याज की दर ऊंची मिलती रहे। और क्योंकि ये फिक्स्ड रेट होता है तो अगर आपने 3 वर्ष के लिए रखा है या 5 वर्ष के लिए रखा है तो आपको अगले 3 वर्षों तक वही दर मिलती रहेगी। और ये अभी निकट भविष्य में सॉफ्ट होते नजर नहीं आते। तो ये अच्छे रेट्स हैं इस समय और डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो इस बात की परिचायक है। अगर आप देखें तो जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ अभी 15 के आसपास चल रही है, डिपॉजिट ग्रोथ भी उससे मैच करती हुई नजर आती है। और ये एक प्रक्रिया है, जब आपकी क्रेडिट ग्रोथ होती है तो क्रेडिट ही डिपॉजिट पे कन्वर्ट होता है। जब बैंक क्रेडिट देता है तो कहाँ जाएगा वो पैसा? तो किसी बैंक में ही जाएगा ना। मैंने लोन दिया है किसी मशीनरी उत्पादक से मशीनरी खरीदने के लिए, तो जिसको दिया वो मशीनरी उत्पादक, उसका जहां बैंक खाता है वहां वो पैसा चला जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया बनी रहती है। जब क्रेडिट ग्रोथ होती है तो लैग के साथ डिपॉजिट ग्रोथ भी। खजूरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और हमेशा आप डिटेल में आप समझाते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है जो आरबीआई गवर्नर के मुंह से निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो फिलहाल डिपॉजिट रेट्स का फ़ायदा उठाने का सही समय है, खजूरिया साहब दर्शकों को बताते हुए, एक रिटेल इन्वेस्टर को बताते हुए। और हाँ, ये तय समझे कि जो लेंडिंग रेट्स है वो लगभग पीक आउट हो चुकी है। बस इंतज़ार रहेगा कि कब आरबीआई की तरफ से सिग्नल आए कि दरों में कटौती शुरू हो, उसमें कुछ समय लगेगा। लेंगे एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 एक बार फिर जारी रखिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया है अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, और जतिन के पोर्टफोलियो में एक जगह और खाली थी। जतिन बताइए, अगला क्या स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ? जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मेटल सेक्टर में खासी तेजी दिख रही है, तो मैं मेटल सेक्टर में से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल वो ऐड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 83.80 और ऊपर में 92 के लक्ष्य के लिए मैं सेल पॉजिटिव ट्रेड के लिए देना चाहूंगा। ओके, तो एक और पॉजिटिव ट्रेड, तेजी वाला ट्रेड आता हुआ सेल 92 का टारगेट 83.80 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ सभी ट्रेड जो हमारे जानकारों ने अभी जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या लेकर चल रहे हैं। तो लेटेंट फ्यू इन्होंने कैरी किया, 365 का ट्रेड है, टारगेट है 333 स्टॉप लॉस। कल्याण ज्वेलर्स पहला ट्रेड था आज का जतिन का, 125 टारगेट, 110.50 स्टॉप लॉस। सेल 92 का टारगेट 83.80 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आप देखिए यहाँ पर रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो लेटेंट व्यू 0.54% जोड़ता हुआ, लेकिन कल्याण और सेल इस घंटे इनको नया कुछ एडिशनल तेजी की तरफ नहीं जोड़कर दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो आ जाएगा आपके लिए, और ये है अमित त्रिवेदी का। पिरामल फार्मा कैरी कर रहे हैं, 100 का टारगेट इंटैक्ट। मदरसन वायरिंग तेजी वाला ट्रेड, 65 का टारगेट इंटैक्ट है। और फिलिप्स कार्बन इन्होंने नया जोड़ा, 160 का टारगेट, 135 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। रिटर्न्स देखिए, पिरामल 3.5% ऊपर और पीसीबीएल करीब 0.28% जोड़ता हुआ। मदरसन इस घंटे कुछ ठंडा हो चला है। अब आते हैं राजन के पोर्टफोलियो पर। तो नया जो ट्रेड आया है वो है कॉनकॉर, 720 का टारगेट, 660 स्टॉप लॉस है। फिर उन्होंने कैरी किया एस्टर डीएम 310 के टारगेट के लिए, और इंजीनियर्स इंडिया भी 120 के टारगेट के लिए ये कर रहे हैं कैरी। रिटर्न्स में EIL 1% ड्रैग कर रहा है, एस्टर डीएम 1.5% से ज्यादा ड्रैग करता है, और कॉनकॉर की तरफ से भी तेजी का कंट्रीब्यूशन इस घंटे है नहीं। अब ओवरऑल स्थिति देख लेते हैं कि कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के मामले में। तो 13% से ज्यादा के रिटर्न्स, 13.79% के रिटर्न्स जतिन के, 5.72% के रिटर्न्स अमित के, लेकिन राजन शाह कर रहे हैं अभी भी स्ट्रगल,
-2.53% के रिटर्न्स इनके हैं। कोई भी बदलाव होगा उसका अपडेट आएगा सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर और 1 बजे ताज़ा अपडेट हम देंगे आपको सीएनबीसी आवाज के कार्यक्रम मिड कैप मंत्र में। आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।